Okay, so the third type of function that we will be discussing now is onto or a surjective function. Perfect. अब देखिए, अभी तक जो दो फंक्शंस हमने डिफाइन किए थे वो किस बेसिस पे किए थे? Either one element is associated to one element or many elements are associated to one element. 1:1 and many is to 1. Now here what we will be considering is कि सेट B के सारे एलिमेंट्स एसोसिएटेड है या कुछ एलिमेंट्स खाली हैं. देखते हैं कैसे. देखिए, लेट अस से ये है माय सेट B एंड दिस इज माय सेट B. ओके, 1 2 3 4 5 6 A B C D. Okay, now what is happening is, देखिए, सेट A का हर एलिमेंट तो एसोसिएटेड होना चाहिए, ये तो नेसेसरी कंडीशन है फंक्शन के लिए, और वो सिर्फ एक ही एलिमेंट से एसोसिएटेड हो, ये भी इंपॉर्टेंट है. नाउ व्हाट द अदर थिंग इज हैपन इज, अलाउड क्या है कि सेट B के एलिमेंट्स खाली रह सकते हैं, कुछ एलिमेंट्स अनमैप्ड रह सकते हैं, बट now agar if all the elements of set B are even mapped, then what we call such a function as an onto or a surjective function. So what I say is, when the range of my function is equal to the codomain, such a function we define as onto or a surjective function, or I say all the elements of set B have been associated with an element of set A, such that if B is equals to f of A, B must belong to complete set. ट्रू, समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ? पहले तो मुझे बताइए, रेंज, डोमेन और को डोमेन के कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है, डेफिनेशंस याद हैं? देखिए, अगर हमारे पास है एक रिलेशन विच कंसिस्ट ऑफ सम ऑर्डर्ड पेयर्स ए बी सी डी डी ई एंड ऑल स्टार. ओके, सो डोमेन क्या होता था इस रिलेशन में? फंक्शन भी एक टाइप का रिलेशन ही है. सो जितने भी फर्स्ट एलिमेंट्स हैं उनका सेट बनाओ तो वो है डोमेन. ओके, इस ऑर्डर्ड पेयर में जो सेकंड एलिमेंट्स हैं उनका सेट बना दो तो वो है रेंज. ओके, और सेट बी के सारे एलिमेंट्स जो है उनका सेट है कोडोमेन. ओके, अब क्योंकि फंक्शन में जरूरी है कि सेट ए के सारे एलिमेंट्स मैप्ड हो, इसलिए फॉर अ फंक्शन डोमेन इज ऑलवेज इक्वल टू द कंप्लीट सेट ए. जरूरी नहीं है कि सेट बी के सारे एलिमेंट्स मैप्ड हो. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ई मैप्ड नहीं होता, तो इस फंक्शन की डोमेन क्या होती है? ए बी सी डी, और सॉरी इस फंक्शन की रेंज क्या होती है? ए बी सी डी, और इस फंक्शन का को डोमेन क्या होता है? कंप्लीट सेट बी. सो फिर होता है ए बी सी डी ई. ओके, सो नाउ व्हाट वी आर टेलिंग इज, अगर एक फंक्शन का डोमेन सॉरी एक फंक्शन का रेंज उसके को डोमेन की इक्वल हो, मतलब सेट बी में जितने भी एलिमेंट्स है सबकी सब मैप्ड हो, तब हम ऐसे फंक्शन को कहते हैं सर्जेक्टिव फंक्शन. मतलब सेट बी का कोई भी एलिमेंट खाली रहना नहीं चाहिए. अगर इस तरीके का फंक्शन होता 1 2 3 ए बी सी, तो ये फंक्शन सर्जेक्टिव नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे सी अनमैप्ड है. सो व्हाट इज द कंडीशन? all the elements of set B must be mapped, or the codomain of the function should be equals to the range of the function. Clear? So this is how we define as an onto or a surjective function.
Now I have the same question. I have a set A which has m elements. I have a set B which has n elements. आप मुझे बताइए कि सेट A से सेट B तक में हम कितने ऑनटू या फिर सर्जेक्टिव फंक्शंस बना सकते हैं, जल्दी से बताइए. इनफैक्ट इस केस में मैं आपको आंसर भी लिख देती हूँ, आप मुझे प्रूफ करके बताइए कि ये आंसर सही है. इस आंसर की को एक्सप्लेन करके बताइए, ठीक है. सो इट इज -1 to the power n minus r ncr into r to the power m. So I've told you the answer is r varying from 1 to n summation -1 to the power n minus r ncr into r to the power m. These many surjective function exist from set A to set B. A has m and B has n elements. अब आप मुझे इस आंसर को समझाएंगे जरा कि कैसे आया. देखिए, let us try and expand this. When r is 1, okay, so we have -1 to the power n minus 1 nc1, okay, plus -1 to the power n minus 2 nc2 into r to the power 2. Or let us do one thing, let us take some values of n and m and then let us try to understand this. इससे तो वैसे ही ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा. ओके, सबसे पहले तो समझिए कि हम चाह क्या रहे हैं. देखिए, let us say this is my set A and this is my set B. This has m elements and this has n elements. मैं चाहती हूँ कि सेट B में कोई भी एलिमेंट खाली न रहे, ठीक है. मेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये है कि मैं चाहती हूँ कि सेट B में एक भी एलिमेंट खाली ना हो, सेट B के सारे एलिमेंट्स मैप हो जाए, ओके. ये मैं चाहती हूँ. तो मैं एक काम करती हूँ कि सेट टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने यहाँ से डिफाइन हो सकते हैं, पहले मुझे बताइए. टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम सेट A to सेट B, ओके. सो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस दैट कैन बी डिफाइंड आर, बताइए, सेट A का एक एलिमेंट सेट B के n एलिमेंट से एसोसिएट हो सकता है, दूसरा n, तीसरा n. सो बेसिकली n to the power m is the total number of functions that can be defined from set A to set B. इसमें से हम सारे नॉन सर्जेक्टिव फंक्शन सबट्रैक्ट कर देते हैं. सो बचेगा क्या? ऑल सर्जेक्टिव फंक्शंस, ठीक है. मैं इनमें से वो फंक्शंस मैप कर सबट्रैक्ट कर देती हूँ जो कि सर्जेक्टिव नहीं है. तो फिर क्या बचेंगे? सिर्फ सर्जेक्टिव फंक्शंस. आई मीन वी आर गोइंग बाय द रिवर्स. हम क्या करते हैं कि वो सारे फंक्शंस निकाल देते हैं जो सर्जेक्टिव नहीं है. तो फिर बचेंगे क्या? उसको टोटल नंबर ऑफ फंक्शन में सबट्रैक्ट कर देते हैं. तो क्या बचेंगे? सर्जेक्टिव फंक्शंस, ओके. सो अब मैं क्या कहती हूं, ओके, गॉट इट. सो दिस इज ट्रू. अब इसमें से व्हाट वी हैव टू सबट्रैक्ट इज all functions which are not on, ठीक है. this is what we basically have to do. so अब मैं क्या करती हूं, सबसे पहले let us say कि सेट B में एक एलिमेंट बच गया है, ओके. out of this n elements we have just mapped n minus 1 element, ओके, ट्रू. सो मैं क्या करूंगी, इन l एलिमेंट्स में से n माइनस 1 एलिमेंट्स सिलेक्ट करूंगी, ट्रू. और इस n माइनस 1 एलिमेंट्स को अरेंज करने के हैं n माइनस 1 फैक्टोरियल वेज, सॉरी, या सी. वापस कहती हूं, मैंने क्या कहा कि इनमें से मैं n माइनस 1 एलिमेंट सिलेक्ट करूंगी, ठीक है. अब यहाँ का हर एलिमेंट यहाँ के n माइनस 1 एलिमेंट से मैप हो सकता है. सो n माइनस 1 टू द पावर m, ओके. टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कैन एग्जिस्ट.
नाउ व्हाट हैपेंस इज व्हेन आई डू दिस, मैं काफी सारे रिपीटेशंस भी इसमें इनकाउंटर कर लेती हूं। कैसे, मैं समझाती हूं, देखिए 1 2 3 4 A B C D। क्लियर? अब मैंने कहा कि ये एलिमेंट मैप नहीं होगा, ठीक है। व्हेन आई से कि D वोंट बी मैप्ड, कुछ इस तरीके का फंक्शन बन जाता है। अग्री? क्लियर है? एक इनमें से एक फंक्शन है कुछ इस तरीके का जो बन गया, और या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक फंक्शन ऐसा बने जिसमें b भी कहीं मैप्ड नहीं हो, और ये सिर्फ कुछ इस तरीके का फंक्शन बन जाए। आई मीन दिस इज पॉसिबल ना, सी वेरी क्लियरली दिस इज पॉसिबल। जस्ट अ मिनट, वापस समझाते हैं, देखिए 1 2 3 4 A B C D। हमने सिलेक्ट किया कि इस वक्त D अनमैप्ड रहेगा, तो 1 के पास मैप होने के हैं 3 तरीके, और वो मैप हुआ A से। 2 के पास भी 3 तरीके थे, और इवेंचुअली सबने एक को सिलेक्ट किया और सब A से मैप हो गए, ठीक है। अब मैं क्या करती हूं, अब मैं ऐसा केस ढूंढती हूं, इसी वाले केस में 1 2 3 4 A B C D। Now I select the case when C would be always unmapped। अब भी 1 के पास मैप होने के हैं 3 तरीके, लेकिन वो A को सिलेक्ट करता है, ये भी A को, और ये भी A को, और ये भी A को। सो ये दोनों रिलेशंस तो बिल्कुल सेम है, लेकिन हमने इनको 2 अलग अलग तरीकों से गिना। सो दैट इज व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन इज कि यहाँ पर हम काफी रिपीटेशंस एनकाउंटर करते हैं। सो इन रिपीटेशंस को सब्ट्रैक्ट करने के लिए आई विल डू दिस NCn-2 n-2 to the power m, and this will carry on। See exactly यही वो नंबर क्यों है, and explaining this is something that this is out of scope for you guys right now, but you should, I want you to get the essence of it। आप जब इस चीज को एक्सपैंड करेंगे ना, तो आपको यही टर्म यहाँ पर मिलने वाली है, इसीलिए ऑल्टरनेटिव पॉजिटिव नेगेटिव साइन भी आते हैं। सो आई एम जस्ट वांटिंग टू एक्सप्लेन यू कि ये हमने क्या किया, सोचा कि n-1 एलिमेंट्स को मैप नहीं करते और एक को छोड़ देते हैं, तो उसके फंक्शंस इतने बने। फिर इसमें से हमने इसको सब्ट्रैक्ट इसलिए किया क्योंकि यहाँ हमने काफी रिपीटेशंस इनकाउंटर कर लिए थे, तो उसे हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया। सिमिलरली मैं यहाँ पे एक केस बनाऊंगी जहाँ पे हम n-3 एलिमेंट्स को ही मैप करेंगे। ओके, व्हाट वी विल डू इज वी विल बी leaving 3 elements, so the number of functions that will be there is n-3 to the power m, but फिर हमें कुछ elements subtract करने पड़ेंगे। So basically we'll be landing with this term over here। True? अब मुझे किसी ने एक और तरीका सजेस्ट किया था इसी चीज को निकालने का, and most of you would be even thinking of the same way। Let us discuss that even। See, most of the time what people suggest is this case। देखिए, यहाँ पर है m elements, यहाँ पर है n elements, okay? And most of the time, the first approach that usually comes into mind is, समझिएगा, मैं सबसे पहले क्या सोचती हूँ कि काम करती हूँ कि इस n elements में से, देखिए, अगर m जो है वो n से बड़ा है, sorry, not this way, this is irrespective। okay, so what most of the time what people says is कि मैं क्या करती हूँ कि इस n elements को पहले एक काम करती हूँ कि यहाँ पे से n elements को तो मैप कर ही देती हूँ, मतलब इस m elements में से n elements को सिलेक्ट करके तो मैप कर ही देती हूँ, ओके। और फिर क्या करूँगी, बाकी के जो elements होंगे, what we will do is, let me explain it once again। See, most of the time what people suggest is this approach
मैं आपको अप्रोच एक्सप्लेन करती हूँ, पर आप मुझे बताइए कि ये अप्रोच जो मैं सजेस्ट कर रही हूँ वो सही है या गलत है। देखिए, लेट अस से हमारे पास दो सेट्स हैं, सेट ए में है m और सेट b में है n एलिमेंट्स, ठीक है। अब देखिए, अगर m जो है वो n से छोटा है, n इज लेस देन n, तब तो ये जो है ये क्या होने वाला है, दिस हैज टू बी अ नॉन सर्जेक्टिव फंक्शन, ऐसा फंक्शन जो सर्जेक्टिव हो ही नहीं सकता। कारण क्या है कि m एलिमेंट्स तो m एलिमेंट से मैप हो जाएंगे, सो n माइनस m एलिमेंट्स तो हमेशा खाली रहने ही है। वी अंडरस्टैंड दिस, ओके। बट द नेक्स्ट केस, m इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू n, ठीक है। इस केस में अब कितने सर्जेक्टिव फंक्शंस बन सकते हैं? तो मैं क्या कहती हूं, मैं कहती हूं एक काम करते हैं, इनमें से n माइनस m एलिमेंट, सॉरी इनमें से इन n एलिमेंट्स में से m एलिमेंट्स को तो हम सबसे पहले सिलेक्ट करके मैप कर ही देते हैं, ठीक है। तो मैं n एलिमेंट्स में से पहले m एलिमेंट्स, सॉरी नॉट दिस वे, या सो बेसिकली यहाँ पे m इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू n, ओके। सो मैं कहती हूँ कि यहाँ पे m एलिमेंट्स में से मैं पहले n एलिमेंट्स को तो सिलेक्ट कर लूँ और उनको इनके साथ मैप कर ही दूँ, ठीक है। सो इन m एलिमेंट्स में से a1, a2, a3 टिल am और b1, b2 टिल bn, तो मैं कहती हूँ पहले यहाँ पे n एलिमेंट्स को सिलेक्ट करके bn तक तो मैप कर दूँ, ठीक है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, आउट ऑफ दिस m एलिमेंट्स ओवर हियर मैं n एलिमेंट्स को सिलेक्ट करूंगी और अब इनको m एलिमेंट्स को सिलेक्ट करूंगी और इनको फंक्शन बनाने के कितने तरीके होंगे, जल्दी से बता दीजिए। m फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल, ट्रू। आउट ऑफ दिस m एलिमेंट्स ओवर हियर मैंने n एलिमेंट्स को सिलेक्ट कर दिया और अब इन एलिमेंट से फंक्शन बनाने के कितने तरीके हो गए, n फैक्टोरियल, और बाकी के जो m माइनस n एलिमेंट्स बचे थे अब ये इनमें से किसी से भी मैप हो सकते हैं। सो बाकी m माइनस n एलिमेंट्स को पास मैप होने के कितने तरीके बचते हैं, n। सो वील बी हैविंग n इंटू m माइनस n, ट्रू। देखिए मैंने क्या कहा, मैं यहाँ पे जो m एलिमेंट्स थे पहले तो उनमें से n एलिमेंट्स को सिलेक्ट कर लूँ। हम कौन सा केस कर रहे हैं, m या तो n से बड़ा हो या फिर इक्वल हो, ठीक है। तो मैंने कहा कि इन m एलिमेंट्स में से पहले तो मैं n एलिमेंट्स को सिलेक्ट करके उनको मैप कर दूँ, तो नंबर ऑफ फंक्शंस इज mcn n फैक्टोरियल। इससे क्या इंश्योर हो गया, इससे ये इंश्योर हो गया है कि ये एक ऑन टू फंक्शन बन गया है। अब बाकी के जितने एलिमेंट्स हैं उनको मैप करने के एवरी एलिमेंट कैन बी एसोसिएटेड टू n वेज। सो बच्चे कितने m माइनस n एलिमेंट्स, सो n इंटू m माइनस टू द पावर m माइनस n, इतने नंबर ऑफ फंक्शंस बन सकते हैं जो होंगे सर्जेक्टिव, ठीक है। ये एक अप्रोच है डिफाइन करने की और ये दूसरी अप्रोच है डिफाइन करने की। अब मुझे बताइए आप सभी कि ये अप्रोच सही है या नहीं। दिस इज अ वेरी कॉमन अप्रोच जो बच्चे सजेस्ट करते ही करते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल कम विद दिस अप्रोच एंड सी दिस वुड बी द नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस दैट कैन बी डिफाइंड। पहले एक काम करो कि इनमें से m में से n को सिलेक्ट करके सबको मैप कर दो तो फंक्शन बन गया ऑन टू, उसके बाद वालों को जैसे भी मैप करना हो कर दो। बट क्या ये अप्रोच सही है मुझे बताइए। देखिए इसी अप्रोच का एक केस कंसिडर करते हैं, ओके। 1 2 3 4 5 6, ओके, एंड A B C D। हमने क्या कहा कि पहले इनमें से m एलिमेंट्स को सिलेक्ट कर लो, तो मैंने इन 6 में से पहले इन 4 को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, और इन्हें कहा कि तुम इनसे मैप हो जाओ, ठीक है, परफेक्ट। और फिर इन दोनों को तो मैं कहीं भी मैप कर सकती थी, तो मैंने सोचा इसे मैं मैप कर दूं B से और इसे मैं मैप कर दूं C से, तो ये बना एक फंक्शन, ठीक है। अब देखिए
अब दूसरा तरीका, इसी को दूसरे तरीके से अप्लाई करते हैं। कैन आई इरेज दिस नीचे? ओके। सी दूसरा तरीका क्या हो सकता था कि मैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ए बी सी डी, ठीक है, मैं क्या करती, मैं 3 4 5 6 को सिलेक्ट करती, ठीक है, एंड आई वुड हैव मैप्ड इट दिस वे कि 6 तो मैप हुआ C से, 5 मैप हुआ B से, और लेट अस से मैंने 1 और 2 सिलेक्ट किए, ठीक है, 1 2 5 6, ट्रू। तो A मैप हुआ B, जस्ट अ सेकेंड, आई हैव सिलेक्टेड 1 1 4 5 6, ट्रू, आई हैव सिलेक्टेड 1 4 5 6, ओके। अब A1 को मैंने मैप किया A से और 4 को मैप कर दिया D से, ठीक है, दिस वे। वही कंडीशन, कुछ भी 4 एलिमेंट से लेकर तो मैंने 1 4 5 6 मैप किया और उनको एक एक से मैप कर दिया। अब मैंने क्या किया, मेरे पास 2 और 3 बचे थे और 2 और 3 को मैं कैसे भी मैप कर सकती हूँ, तो मैंने 2 को भी मैप करा B से और 3 को मैप किया C से, ठीक है। अब मुझे बताइए कि क्या ये दोनों फंक्शंस यहाँ पर जो है वो इक्वल है या नहीं। सी इनकी ऑर्डर पेयर्स क्या होगी, 1A 1A, 2B 2B, 3C 3C, 4D 4D, 5B 5B एंड 6C 6C। तो दोनों के ऑर्डर पेयर्स बिल्कुल इक्वल है, तो दोनों क्या है, इक्वल फंक्शंस। मतलब कि क्या हुआ कि इस तरीके में हम काफी सारे रिपीटेशंस काउंट कर रहे हैं। एक रिपीटेशन तो मैंने बता दिया, ऐसे बहुत सारे रिपीटेशंस हैं जो हम इस केस में काउंट कर रहे हैं। जो यही चीज हमने यहाँ भी समझी थी ना, और यही चीज वापस उठी यहाँ भी है। दिस इज नॉट द राइट वे, नॉट एट ऑल द राइट वे। What we'll have to do is we'll have to find the total number of functions and then we'll have to subtract all those functions which are not on 2. तो जो हमें मिलेगा वही सही रिजल्ट होगा। इस तरीके से निकाला गया रिजल्ट गलत होगा क्योंकि इसमें काफी सारे रिपीटेशंस काउंट हो रहे हैं। करेक्ट? अब समझ में आया क्लियरली? कोई डाउट? नाउ एनीवन वुड कम एंड से कि दिस अप्रोच इज करेक्ट, परफेक्ट। इस अप्रोच से हम समझ चुके हैं कि हम काफी रिपीटेशंस काउंट कर चुके हैं। ओके, नाउ वेरी क्विकली लेट अस सी द फोर्थ टाइप ऑफ फंक्शन which you guys would have even understood by now, which is a non-surjective function. Okay, very easy. The fourth type of function that we have to study is a non-surjective function. जल्दी से बता दीजिए non-surjective function क्या होगा? surjective function का बिल्कुल ऑपोजिट, जिसमें कि हमारे सेट बी के कुछ एलिमेंट्स खाली रह सकते हैं, ऐसे फंक्शन को हम कहेंगे अ नॉन सर्जेक्टिव फंक्शन। ट्रू? सो नॉन सर्जेक्टिव फंक्शन का एग्जांपल क्या होगा? अ फंक्शन ऑफ दिस सॉर्ट। This is a non-surjective function where range is a proper subset of codomain. वहां क्या था? Range should be equal to codomain, but here range is a proper subset of codomain, then it is a non-surjective function. True? Okay. Now, what I am doing is I am drawing some functions here. और आप मुझे बताइएगा कि इसमें से कौन सा फंक्शन इनटू है, कौन सा सर्जेक्टिव है, कौन सा ऑनटू है। ओके, सो आई एम ड्राइंग सम फंक्शंस हियर। आप मुझे बताइएगा कौन सा फंक्शन किस टाइप का है। ठीक है,
So let us say this is our first function a, b, c, d, e, f, g, h. Okay. ओके, सो बताइए ये क्या है? दिस इज अ फंक्शन विच इज many is to 1 and non surjective. Okay, many is to 1 and non surjective. Okay, ये क्या है? So let us say, should I write here or it is fine? So this is many is to 1 और on to भी नहीं है. On to जो फंक्शन नहीं होता उसे हम into भी कहते हैं. So usually non surjective function is even called as into function. Okay, so यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ many is to 1 and into. ठीक है. Similarly, this over here, this is 1 is to 1 and into. Okay, surjective function is onto and non-surjective function is into. Perfect. This is onto and many is to 1. और ये क्या है? ये 1 1 भी है और onto भी है. So basically this is a function which is surjective and both injective. This is a very special type of function, a function which is both surjective and injective. और ऐसा फंक्शन जो सर्जेक्टिव और इंजेक्टिव दोनों होता है उसे हम कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन. सो व्हाट इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन? अ बाइजेक्टिव फंक्शन इज अ फंक्शन विच इज बोथ इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव. Okay, a function which is both injective and surjective, such a function is defined as a bijective function. So if we have a function set A here and set B here, so function has to be 1 1 and onto both, okay, together. तो यहाँ का एक एलिमेंट सिर्फ यहाँ के एक एलिमेंट से एसोसिएटेड और यहाँ का कोई एलिमेंट खाली भी ना हो. व्हाट डज दिस मीन्स कि दोनों सेट्स में एक ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए. सो अगर n ऑफ A है n p, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B इवन हैज टू बी p. ट्रू. सो फंक्शन कुछ इस तरह का होगा. एंड हाउ मेनी बाइजेक्टिव फंक्शंस कैन बी डिफाइंड ओवर हियर? आई नो the number of bijective functions over here would be p factorial. True. If number of elements in set A and B are p, so the number of bijective functions would be p factorial. सारे elements तो मैप होने ही हैं, बस इनको arrange ही कर सकते हैं. तो arrange करने के तरीके हैं p factorial. So we will be getting p factorial number of bijective functions. True. Clear? By the way, one more thing which I wanted you guys to remember is that is real valued function. A definition of real valued functions. जब भी आपने ये सब पढ़ा होगा, so you will always come across a term called real valued function. So basically any function which has its domain and range as a subset of real number, उसे हम real valued function कहते हैं. मतलब जिसकी डोमेन रियल नंबर्स में आती है और रेंज भी रियल नंबर्स में आती है, ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं रियल फंक्शन. ओके,
So all these functions that we have discussed are now till real valued functions. Okay, और real domained function बोला तो ऐसा function जिसकी domain real numbers हो. True? So let me write over here real function any function whose whose domain in range, real function, a function whose domain and range, a function whose domain and range is a set of, is a subset, a function whose domain and range is a subset of real number, such a function is defined as a real function. Okay, real valued function or a real function. True? Is this clear? So let us revise all that we have studied till now. Okay, so let us draw a table and let us understand what we have all learned till now. Okay, so okay, let us say we have a set A and say we have a set B. Number of elements in set A are m and number of elements in set B are n. Okay, so सबसे पहले मुझे बताइए कि what is the cross product of A and B. It is, definition भी लिखती जाऊँ मैं साथ में. So A cross B, okay, so let us write this way. Okay, so let us first revise what would be A cross B in this case. So in this case A cross B is going to be a collection of ordered pair AB, ठीक है, such that A belongs to set A and B belongs to set B. Okay, and number of elements in A cross B is going to be equals to P into Q. True? This is what, just a second, this is what how we define as A cross B. True? Next, let us see what is a relation. A R B. ठीक है, a relation from A to B. So relation is basically a subset of this क्रॉस प्रोडक्ट. ठीक है, इस क्रॉस प्रोडक्ट का कोई भी एक सबसेट है वो ही रिलेशन होगा. एंड नंबर ऑफ रिलेशंस वुड बी, आई राइट, नंबर ऑफ रिलेशंस वुड बी 2 to the power PQ. ठीक है. नेक्स्ट लेट अस डिफाइन अ फंक्शन फ्रॉम A to B. What is going to be a function from A to B? A function from A to B would be this function f from A to B is going to be a subset of this relation such that all element of A are mapped to unique elements of B. ठीक है, got it? All elements of A are mapped to unique elements of B and number of functions
फ्रॉम A to B, ठीक है. Very clearly I am specifying number of functions from A to B are going to be m n to the power m. True? Then in these functions on 1:1, we understand 1:1 functions क्या होते हैं. One element is just mapped to one element and number of 1:1 functions would be, जल्दी से बताइए, n p m. Okay, and the condition is n should be greater than or equals to m. Okay, and the number of onto functions would be onto a or surjective function, that is no element in set B is left unmapped. They would be summation r varying from 1 to n minus 1 to the power n minus r ncr into r to the power m. So these are going to be number of onto functions. So this was a very quick recap of all that we have learned till now. दो एलिमेंट सेट्स है A और B, एक में है M और एक में है N एलिमेंट्स. क्रॉस प्रोडक्ट, रिलेशन, फंक्शंस, वन फंक्शन एंड ऑन टू फंक्शंस. क्लियर है यहाँ तक सभी कुछ? परफेक्ट. सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक, विच इज कॉम्पोजिट फंक्शंस.